गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. तर आज आपली जी उडान टेस्ट सिरीजची चॅप्टर वाईज जी टेस्ट नंबर 3 आहे, त्यामध्ये केमिस्ट्रीचा थर्मोडायनॅमिक्सचं सोल्युशन घेऊन मी तुमच्या समोर आलेलो आहे. आज पूर्ण पेपर हा थर्मोडायनॅमिक्सचाच होता आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी ज्यावेळेस पेपर आन्सर की वरनं चेक केला त्यावेळेस त्यांना कळालं की आपण परत एकदा एनसीईआरटी मधल्या काही गोष्टी ह्या वाचल्यानंतर ह्या लक्षात ठेवायलाच पाहिजे. होतं बऱ्याच वेळा की पेपरमध्ये नाही आठवत, पण आमचं काम तेच आहे इथे तुमच्याकडून चांगली तयारी करून घेणं, कारण एक्झाम मध्ये मार्क आणणं हे आपलं काम आहे. सध्या आपल्या झालेल्या चुका बघणं. नक्कीच मी तुम्हाला श्युरिटी देतो की ह्या वर्षीचा जो नीटचा पेपर असणार आहे त्याच्यामध्ये नक्कीच तुम्हाला आपण जेवढ्याही गोष्टी फोकस ज्यांच्यावर आपण ठेवतोय ना, जे आपण कॉन्सेप्ट आपण बघतोय, एक एक सेंटेन्स वर आपण मेहनत घेतोय है ना. आज तुम्हाला कळालं असेल की आपल्यासाठी प्रत्येक जे सेंटेन्स आहे ते किती महत्वाचं आहे आणि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आहे ऑब्व्हियसली, म्हणून ह्या गोष्टी आपल्याला करायच्याच आहे. सध्या त्रास झाला तरी चालतो आपल्याला, पेपरमध्ये कमी मार्क्स आले तरी चालतात थोडे, पण त्या गोष्टी आपल्या चांगल्या झाल्या पाहिजे, त्या कॉन्सेप्ट आपल्या चांगल्या झाल्या पाहिजे. ओके, सो आज सगळ्यात पहिला जो सेक्शन ए मधला पहिला प्रश्न होता तर तो होता आपला की आउट ऑफ द फॉलोइंग इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. बघा बेसिक गोष्टी आहेत. एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी नावाची जी कॉन्सेप्ट आहे आपल्याला थर्मोमध्ये, इंटेन्सिव प्रॉपर्टी यानी जो प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं, उनको हम बोलते हैं. तो इसमें आप लोगों को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड नहीं करता आपके कितना मैटर है क्या है. पीएच जो कि फिक्स होता है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है ना, वो फिक्स होता है. और ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई नॉट सेल, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा करते थे. तो एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपको पता है ना. अमाउंट ऑफ मैटर कितना है ना, साइज कितना है, उसके ऊपर तो एंट्रोपी डिपेंड होती है. साइज बढ़ी एंट्रोपी बढ़ी है ना, साइज कम हुआ एंट्रोपी कम हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए है ना, एंट्रोपी बढ़ गई. तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी इसका आंसर है ए सी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसमें तो कोई गलती नहीं की होगी. दूसरा जो सवाल है, आउट ऑफ इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क एंड एंथैल्पी है ना, स्टेट फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन आप लोगों को पता है. स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? तो स्टेट फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेप के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होते. तो आप लोगों को याद है इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है जिसको हम डेल्टा यू लिखा करते हैं. टेम्परेचर है डेल्टा टी, ये भी एक स्टेट फंक्शन है. प्रेशर डेल्टा पी लिखा करते हैं, वॉल्यूम डेल्टा वी लिखा करते हैं. वर्क आपको पता है एक पाथ फंक्शन है, डेल्टा डब्ल्यू नहीं होता कभी. और एंथैल्पी को हम डेल्टा एच लिखते हैं, यानी ये भी एक आप लोगों का स्टेट फंक्शन है. तो बस एक आप लोगों का ये पाथ फंक्शन है, राइट. दिस इज द पाथ फंक्शन. तो सिंपल सी बात है, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ये 5 होंगे. तो 5 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन 1 2 3 और ये आप लोग का 4, यानी पहले 4 तो बना दिए. ये वाले क्वेश्चन में यानी ये वाले ऑप्शन में 6 थे, लेकिन इसके साथ 5 भी दिया है, लेकिन 5 तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन भी चला जाता है. तो यानी विच वन इज करेक्ट मोर? फर्स्ट इज. ओके, चलो ये भी सवाल बहुत सारे बच्चों ने सही किया है. 53, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. आपको दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, दोनों भी है कि दोनों भी नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं. सो व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देखो एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी का, जिसमें हम सीखा करते हैं कि इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन में हम जब सीखते हैं तो उसमें हमने सीखा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज कब होती है, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है ना. ऑन द सिस्टम करेंगे वर्क, सराउंडिंग ऑन सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. सिस्टम ऑन सराउंडिंग करेंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होती है ना. वर्क के बाद टेम्परेचर देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है ना. टेम्परेचर कम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होती है. और मैटर के बारे में सीखा था, मैटर अगर निकाल देते हो तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, मैटर अगर ऐड करते हो सिस्टम में तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है. तो उसमें से एक पहला पॉइंट इसमें कवर हो चुका है आपका, दैट इज व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, यानी ये पहला सही है आप लोगों का. दूसरा है ना, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो बाय द सिस्टम में तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज होगी, सराउंडिंग के ऊपर वर्क हो रहा है, यानी इसका मतलब बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, राइट. तीसरा, आगे बढ़ते. टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड. टेम्परेचर ऑफ 1 मोल that is n equals to 1 गिवन है आप लोगों को, ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री, यानी आपको डेल्टा टी गिवन है, इसमें 1 डिग्री है ना. डिफरेंस है, डिग्री में ले लो केल्विन में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दस वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम मतलब माइनस है. आपको याद होगा W इज इक्वल्स टू होता है माइनस पी इंटू डेल्टा वी, और लेकिन हमारे पास यहाँ पे P और डेल्टा वी तो नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस
NR डेल्टा टी, याद होगा आपको। तो यहाँ पे 1 मोल मैंने लिया है, R तो वैसे ही रखना है और डेल्टा टी तो 1 है, यानी इसका आंसर आएगा -R, दैट इज सेकंड। ओके, चलो आगे बढ़ते। अगला वाला सवाल है कि 8 ग्राम ऑफ O2 गैस एट STP, 8 ग्राम है, मतलब वेट दिया आप लोगों को O2 का, एट STP यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे बोला गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो यहाँ पे हम 1 एटमॉस्फेयर नॉर्मल प्रेशर पकड़ते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा ये गैस है, मतलब इसके लिए तो 0 डिग्री पकड़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास STP, इसमें प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और गैस के लिए अगर हम लेते हैं तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड क्या होता है, 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि अगर मैं यहाँ पे 8 ग्राम O2 लेता हूं एट STP, इट इज एक्सपांडेड सो दैट वॉल्यूम बिकम्स डबल। तो वॉल्यूम डबल हुआ ना, तो पहला कितना था वो तो निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि STP कंडीशन है PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं इसमें, और आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज nRT अपॉन P। तो आपको याद है क्या, इस इक्वेशन से हम एक बात याद रखते थे क्या, कि STP पे 1 मोल कौन सा भी गैस होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे आपको पता है O2 गिवन है, तो O2 कितना है बेटा, 32 ग्राम है, तो 32 का मतलब होगा 22.4 लीटर। तो सिंपल सी बात है 8 ग्राम यानी 1/4 आएगा इसका, दैट इज ये आएगा आपका 5.6 लीटर। तो V1 कितना है आप लोगों का STP पे 8 ग्राम के लिए, है ना, ओके। तो V1 आपका 5.6 है, तो वॉल्यूम क्या हुआ, डबल हुआ। वॉल्यूम को डबल कर दिया यानी सिंपल सी बात है V2 इक्वल्स टू ट्वाइस V1, और ट्वाइस V1 मतलब 2 इंटू 5.6। तो आप जब ये डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो आपका डेल्टा भी आ जाएगा 5.6। तो उसके बाद वर्क डन निकालना है आप लोगों को, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस, एक्सटर्नल प्रेशर है कांस्टेंट रखेंगे, सो माइनस P1 इंटू डेल्टा भी आप लोगों का 5.6 है, यानी इसका मतलब माइनस 5.6। तो लेकिन ये आप लोगों का किस में आता है बेटा, P यानी एटमॉस्फेयर में है और V लीटर में। तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू ऑलमोस्ट कितना होता है, 100 जूल होता है। तो यानी इसका मतलब आपका आंसर 560 अराउंड यहां से आ जाएगा, यानी इसके नजदीक का आंसर है 4th। ओके, सो V1 निकालो 8 ग्राम के लिए, उसके बाद ट्वाइस करो, डिफरेंस निकाला, P इंटू डेल्टा V यूज किया, P कांस्टेंट प्रेशर है ना, दैट इज। चलो आगे बढ़ते। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन जब भी आपको दिखाई देते तो वहां पे Q आपको 0 दिखाई देता है। द करेक्ट कंडीशन है, तो Q 0 कहां पे है आपके पास, तो ये 2 ऑप्शन में तो है नहीं, बचे 2 ऑप्शन, यहां पे Q 0 है, लेकिन क्या डेल्टा T 0 होगा, वैसे तो कोई नेसेसरी है नहीं। क्यों, क्योंकि आप जब इस सिस्टम पे आप वर्क करोगे तो डेल्टा की कुछ तो चेंज आएगा, हमने सीखा ना अभी, टेम्परेचर में चेंज आता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। ऐसे नहीं है कि क्यू आपने पास नहीं किया मतलब टेम्परेचर में 0 होगा, ऐसे मीनिंग नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3rd, दैट इज क्यू डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि बाकी तरीके से हम वर्क कर सकते हैं ना सिस्टम के ऊपर। ओके चलो 56 आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का सवाल है आप लोगों का, a sample of gas changes in volume from 4 liter to 6 liter अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर। तो सिंपल सी बात है, जब भी एक्सटर्नल प्रेशर दिखाई देता है तो हम वर्क डन क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको याद है। सो वर्क डन इक्वल्स टू होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और आप देख रहे हो यहाँ पे आपको V1 दिया है 4, V2 दिया है 6, तो 6 माइनस 4 2 होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1.5, सो माइनस 1.5 इंटू V2 माइनस V1 that is 6 minus 4, that is minus 1.5 into 6 minus 4 होता है 2, यानी ये आएगा 3। लेकिन आप पता करो कि यहाँ पे ये क्या है, लीटर है, ये एटमॉस्फेयर, तो ये 3 लीटर एटमॉस्फेयर आएगा माइनस, राइट। सो माइनस 3 लीटर एटमॉस्फेयर है, तो इसको आपको जूल में करना पड़ेगा क्योंकि सब जूल में दिया है, तो जूल में करेंगे तो ये माइनस अराउंड 300 आ जाएगा जूल, ठीक है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर का 100 जूल एंड एब्जॉर्ब 1000 जूल। एब्जॉर्ब मतलब सिस्टम ने एब्जॉर्ब की ना, मतलब सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर दी है, तो यानी Q आएगा पॉजिटिव, दैट इज 1000 ही आएगा, यहाँ पे प्लस 1000 ही आएगा, और आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू व्हाट, Q प्लस W, एंड Q इज 1000 एंड W इज प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, दैट इज अराउंड 700 आप लोगों का आंसर आना चाहिए, तो दैट इज द 4th ऑप्शन, नॉट इट। आगे बढ़ते हैं, which is incorrect relation, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी डेल्टा एस टोटल की बात कर रहे हैं। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस,
यस, एंट्रोपी बढ़ेगी टोटल, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल्टा एच टोटल इज ग्रेटर देन 0 फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, नहीं, अरे ये तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है ना। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए भी बोल रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्टेनियस के लिए होता है। ओके, अगला वाला सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो हम जो पेपर्स निकाल रहे हैं उसमें ऐसे पॉइंट हम कवर करें। देखो, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, हमारा भी काम है पढ़ाई करने का, हमारा भी काम है कि कैसे हमारे बच्चों को जो चीजें वो मिस करते हैं प्रिपरेशन के वक्त, रीडिंग के वक्त, या वो जब क्वेश्चन सॉल्विंग में जो गलतियां होती है हम आपकी हमेशा कि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, कुछ यार ये पॉइंट था मुझे मतलब मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये होना चाहिए। और ये यहां पे जितना होगा अच्छी बात है, क्योंकि सीखेंगे इससे। तो हमारा वही है, हम एनसीईआरटी के स्ट्रिक्ट टू रह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर एप्लीकेटिव चलेंगे, वो भी जरूरी है, बट आप 90 to 95% आप देखोगे तो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोलर एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस फॉलोज द ऑर्डर। एंट्रोपी सबसे ज्यादा, रैंडमनेस है ना, एंट्रोपी का मतलब पता है रैंडमनेस होता है, तो रैंडमनेस सबसे ज्यादा किसका होता है? तो रैंडमनेस आप लोगों का किसका होता है ज्यादा सबसे? वो आपका होता है गैस के लिए। तो गैस के लिए सबसे ज्यादा एंट्रोपी है आपकी, गॉट इट। उसके बाद लिक्विड की होती है और सबसे कम सॉलिड, तो ये सही है आप लोगों का। आपको क्या पूछा है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछे, राइट। तो आपको यहां पे दूसरा दिया, एंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन O2 चेंजेस टू, अच्छा रिएक्शन भी गिवन है, O2 चेंजेस टू 2, तो सही है। यहां पे एक पार्टिकल, यहां पे दो पार्टिकल हो गए तो एंट्रोपी बढ़ गई, ये भी सही है। तीसरा, मोलर एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इज 0 एट एब्सोल्यूट 0। किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी हमेशा 0 नहीं होती, उसके लिए यहां पे जरूरी वर्ड था क्रिस्टलाइन, परफेक्टली, है ना, या उसका जो एक स्टेबल फॉर्म है, क्रिस्टलाइन एंड स्टेबल फॉर्म, है ना, दोनों चीजें जरूरी थी यहां पे, किसी के लिए भी तो नहीं हो सकता, इसलिए थर्ड थोड़ा रॉन्ग है यहां पे, तो मोस्ट करेक्ट है यहां पे 1 एंड 2, तो यहां पे इसका आंसर है फर्स्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते। ये वाला सवाल था अगला, एंट्रोपी चेंजेस ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर लिक्विड। वेपराइजेशन हो रहा है लिक्विड का, है ना, वाटर लिक्विड का, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 26.8 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अच्छा, एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन यानी क्या, इन्होंने डेल्टा एस वेपराइजेशन दिया है, दैट इज 26.81, है ना, यूनिट है आपके पास, नीचे किलो कैलोरी में आंसर है। देखते हैं अभी, द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको निकालना है, यानी आपको मान लो HV निकालना है पर मोल, लैटेंट हीट, है ना। तो यानी इसका मतलब है आपके पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा एस वेपराइजेशन इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी। तो सवाल ये है कि आपको डेल्टा HV निकालना है, तो डेल्टा SV इंटू टी करना है, ये तो आपको गिवन है, लेकिन टी कौन सा लेंगे? तो वेपराइजेशन के वक्त हम बॉइलिंग लेते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का, है ना, कितना होता है? वो होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री यानी पे केल्विन कितना है? 373 केल्विन। तो आप जब डेल्टा HV इक्वल करेंगे 26.81 इंटू 373, तो ये 27 इंटू अराउंड 373 है, तो आप थोड़ा, है ना, देख सकते हो, ये अराउंड आ जाता है आपका 10,000। अच्छा, 10,000 कैलोरी में आएगा आपका, है ना। तो आपके पास एक ऑप्शन है जहां पे आपको 10 कैलोरी दिखाई दे, लेकिन ये 10,000 कैलोरी, लेकिन आप किलो कैलोरी कर सकते हो, यहां से 3 जीरो हटा दो, यू विल गेट 10 किलो कैलोरी। तो इसका आंसर है आप लोगों का सेकंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट, सिंपल सी बात है, हमेशा क्वेश्चन में नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इसको आप हाईलाइट करते जाओ तो दिमाग में रहेगा कि भाई क्या ढूंढना है। नॉट करेक्ट अबाउट जी, तो सिंपल सी बात है, डेल्टा जी होता है तो डेल्टा जी स्टेट फंक्शन है, डिक्रीज इन डेल्टा जी माइनस में है तो दैट इज नेट वर्क डन। हमें पता है डेल्टा जी इक्वल्स टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, सही है क्या? डिक्रीज हो रहा है मतलब निगेटिव। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, नहीं डेल्टा जी निगेटिव है तो रिएक्शन, तो कौन सा गलत है? तो तीसरा आपका गलत है। बाकी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट है, मतलब के इक्वल्स टू 1 है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, तो जी इक्वल्स टू जी नॉट रहेगा। अगला वाला देखो कौन से सवाल के ऊपर आए हम। क्वेश्चन नंबर वी हैव क्वेश्चन नंबर 62, फॉर द रिएक्शन 2Cl gives Cl2, साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर रिस्पेक्टिवली, सही है। तो देखो
डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी पॉजिटिव निगेटिव कब होती है? अगर आपका कंपाउंड ब्रेक हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक है, अगर आपका कंपाउंड बन रहा है तो एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे 2 Cl से मॉलिक्यूल बन रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी, यानी डेल्टा एच आपका निगेटिव होगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन बचते। डेल्टा एस क्या हो रहा है? डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी, नंबर ऑफ पार्टिकल पहले 2 थे अभी 1 हो गए, यानी एंट्रोपी भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। 2 से 1 होना मतलब कम होना, एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, तो वो भी निगेटिव में, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड। ठीक है, तो देखते हैं कहां तक आ गए। तो शायद हमने क्वेश्चन नंबर 62 तक खत्म किए। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला वाला सवाल है, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन H2O4 लिक्विड गिव्स 2XO2 गैस। ठीक है, डेल्टा H नॉट गिवन है, डेल्टा S नॉट गिवन है, दस द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम, अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको इक्वेशन पता है, डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट माइनस T इंटू डेल्टा S नॉट। तो आप यहां पे डेल्टा G नॉट निकालो, डेल्टा H नॉट तो आपका 2.1 किलो कैलोरी है, मतलब 10 टू द पावर 3 कैलोरी में आएगा, माइनस T आप लोगों को 298 गिवन है, सो 298 इंटू 20। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये हो गया आपका 2100, सही है, 2.1 इंटू 1000, यस 2100। और आप इस वैल्यू को देखो जरा, ये इससे भी ज्यादा आएगी मेरे ख्याल से, 300 मान लो ना इसको, तो 300 इंटू 20 कितना होता है? 6000 हो जाता है, सही है। तो 2100 माइनस 600 मतलब डेल्टा जी निगेटिव में आएगा आप लोगों का, यानी इसका मतलब रिएक्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। गॉट इट? हैव यू गॉट दिस? आ गया सबको? ठीक है ना, मतलब यहां तक। अगला वाला सवाल 64, फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 273 केल्विन। ये पेपर मैंने भी सॉल्व किया है ना, जब बच्चे सॉल्व कर रहे थे हमने क्वेश्चन निकाले, है ना, तो बाद में मुझे भी चेक करना था कि कहीं पे, है ना, होता है बहुत बार करेक्शंस निकलते हैं, है ना, क्योंकि कभी कभी कुछ बुक्स में दिया हुआ जो होता है वो भी गलत होता है, हमसे गलती से छूट जाता है कुछ तो। लेकिन इस बार हमने देखा है कि मैक्सिमम कोशिश करें एरर लेस होना चाहिए। अब इसमें तो गलतियां होगी, एनडीए है ना, एनटीए में होता है तो हमें क्या, लेकिन चलता है ना, क्योंकि बुक्स में भी कभी कभी गलत चीजें दी होती है। अगला वाला सवाल है, फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 273 केल्विन। एसिटिक एसिड आपका डिसोसिएट हो रहा है पानी में, तो एसिड और H2O प्लस बना रहा है, इसका के दिया है, डेल्टा G नॉट के बारे में पूछा है, और जो आपके ऑप्शन है वो नेचुरल लॉग में यहाँ पे, सही है, और एक नन ऑफ दिस है। सो डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस RT नेचुरल लॉग के, ऐसा है। तो थोड़ा अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो आपको ln के फॉर्म में रखना है, और के तो 1.7 है इंटू 10, तो वो किलो कैलोरी में कभी नहीं आ सकता, कैलोरी में भी नहीं आ सकता कभी, मतलब ये सॉल्व होगा तो ln चला जाएगा ना, नहीं रहेगा वहां पे, यानी इसका मतलब इसमें से कोई आंसर आएगा नहीं, मतलब फोर्थ ऑप्शन है। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं उसको। आगे बढ़ते 65 नंबर का, N2O4 is 50% dissociated at 333 Kelvin and 1 atmosphere। अच्छा, ये रिएक्शन यहाँ पे डेल्टा जी पूछा, तो डेल्टा जी के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी नॉट, ये एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जांपल में सवाल है आपके पास, 2.303 इंटू RT इंटू लॉग के, ऐसा ये सवाल है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये सवाल है मिक्स से, ये केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मो, इन दो टॉपिक को मिक्स करता है सवाल, जो कि आपके एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जांपल में गिवन है, और लेक्चर मैंने ये लिया था। तो होपफुली जिन्होंने ये किया होगा, आया होगा, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सॉल्विंग है थोड़ा ज्यादा है। तो मुझे के निकालना है, तो के निकालना है, तो गैस है तो केपी निकाल लूंगा, है ना, क्योंकि केसी तो केपी और केसी के एक्सप्रेशन तो अलग आएंगे इसके, क्योंकि डेल्टा एनजी तो 0 नहीं है, तो मैं इसका केपी निकाल लूंगा। ठीक है, तो केपी निकालूंगा तो पहले यहाँ पे थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए मुझे। देखो रिएक्शन गिवन है, N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2O2, तो हमें कुछ मोल नहीं दिए, इनिशियल मोल कुछ गिवन नहीं, तो ये 1 कंसिडर करेंगे, ये 0 0। मोल्स एट इक्विलिब्रियम माई, ये होगा 1 माइनस एक्स, ये होगा 2x। अभी आपको 50% डीओडी बोला इन्होंने, तो डीओडी 50% है, मतलब 5 है, और डीओडी क्या, डिसोसिएटेड मोल है x, और वो कितने में से हुए, कम 1 में से, सो दैट इज 0.5। सो x की वैल्यू आपकी 0.5 आएगी। तो हमें केपी के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए, टोटल प्रेशर तो वहां पे 1 कंसीडर करेंगे ना, केपी देखो 1 एटमॉस्फेयर मतलब पी टोटल भी 1 गिवन है। ठीक है, पी टोटल 1 है, तो नहीं लिया तो भी चलता है।
x की वैल्यू 0.5, टोटल मोल कितने आएंगे 1 माइनस एक्स प्लस 2x दैट इज 1 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1.5। तो मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है N2O4 का। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 मतलब मोल फ्रैक्शन, उसका फॉर्मूला सबको याद होगा पार्शियल प्रेशर का, इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इक्वल्स टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है उसके मोल्स कितने हैं 1 माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर तो एक ही है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.5। वैसे हमने निकाला भी है टोटल मोल, यहां पे मैं सीधे 1.5 लिख देता हूं, इंटू ये एक ही है। उसी तरीके से ये आ जाएगा आपका 0.5 बाय 15 यानी 5 बाय या 1/3, ये 1/3 आ जाएगा आपका। सही है। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकालेंगे तो उसके मोल है 2x यानी 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाय टोटल मोल कितने आएंगे इसके, तो इसके टोटल मोल है आपके पास 1.5, तो ये आएगा 1 बाय 1.5 दैट इज 10 बाय 15 दैट इज 2/3। नाउ Kp इक्वल्स टू व्हाट, आ गया पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर एक ही है ना, लेने की जरूरत है नहीं यहां पे। ओके, नाउ Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा आपका, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, राइट। तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, आपके सामने 2/3 इसका स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 है 1/3, राइट। तो ये हो जाएगा 4/9 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो 3 3 9, तो ये आ जाएगा 4/3। तो इसको हम डेल्टा जी नॉट इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो माइनस 2.3 इंटू आर दैट इज 8.314। ये आप लोगों का केपी है, पार्शियल प्रेशर है, एटमॉस्फेयर वाला है ना, तो आप लीटर वाली वैल्यू लोगे तो ये आपका 1/12 इंटू 2.303 RT, टेम्परेचर आपका 333 केल्विन है, इंटू लॉग केपी, तो केपी आपका 4/3, या आप अगर करते हो सो यू आंसर ओके -0.79। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अगला वाला सवाल है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन गिवन है आपको और यहां पे डेल्टा जी गिवन है, तो सवाल क्या पूछा है, सवाल है आपको डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन पूछा है ना। तो इस रिएक्शन के लिए पूछा आपको 2 जिंक सॉलिड प्लस O2 गिव्स 2 जिंक ऑक्साइड प्लस 2 SO2। ठीक है, यहां पे रिएक्शन लिख लेता हूं। देखो यहां पे रिएक्शन है, इसके लिए पूछा है ट्वाइस जिंक सल्फाइड प्लस O2 gives twice of zinc oxide plus 2 SO2। ओके, सो देखो आप यहां पे देख सकते हो डेल्टा जी ऐड होते हैं, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे 2 जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड मुझे कहां पे दिखाई दे रहा है, जिंक सल्फाइड मुझे दिखाई दे रहा है दूसरे रिएक्शन में, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए रिएक्टेंट के साइड में, दिया है प्रोडक्ट के साइड में, मतलब जरूर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जिंक ऑक्साइड आपको दिया है प्रोडक्ट में और यहां पे भी जिंक ऑक्साइड प्रोडक्ट में ही, और वो 2 ही है, तो आपको ये रिएक्शन जैसे वैसे ही रखना है। 2 SO2 गिवन है प्रोडक्ट के साइड में और यहां पे भी प्रोडक्ट के साइड में, तो आपको उसको वैसे ही रखना है, मतलब आपको इसको कुछ नहीं करना है, मतलब बस आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करके बाकी ऐड कर लेना है। सो व्हाट इज डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, सबको ऐड कर दो हेजेस लॉ के अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको तो वैसे ही रखना है लेकिन इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, बाकी तो ये ऐसे ही। ओके, गॉट इट। तो आप इसका कैलकुलेशन अगर कर रहे हो, है ना, तो आपके पास जो भी ऑप्शन बनते हैं उसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है -731 वो आ जाएगा। देखो ये 500 400 900 ये अराउंड 1000 के आगे चले जाएंगे, 1000 में से 300 चले गए मतलब 700, है ना, अराउंड 700, तो इसके नजदीक का आंसर आ जाएगा। ठीक है आपके पास, चलो आगे बढ़ते, बाकी आप कर लेना, आपके पास पेपर है ना, आप देख सकते हो। यहां से आपको बस इतना पता चलेगा यार हमने गलती कहां पे की है। नाउ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, ये तो बहुत बेसिक सवाल था, डेल्टा यू इक्वल्स टू Q प्लस W होता है,
और हमने सीखा है अगर Q 0 है, एडियाबैटिक है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू क्या आता है, W आता है। सो डेल्टा U इज व्हाट, एडियाबैटिक वर्क, राइट। तीसरा, ये तो बहुत आसान था। उसके बाद ये वाला सवाल है 60, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा है। तो बहुत जनरली ये वाला जो फॉर्मूला वो हम मतलब ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला ध्यान में रखना। अभी इसके बाद ध्यान में रखो, मान लो गलत भी हो गया, कुछ बच्चों ने ये फॉर्मूला नया ऐसे दिखा सबको, तो उन्होंने इसको सही कर लिया, मतलब ये इनकरेक्ट है ऐसे उन्होंने सोचा, बट लेकिन ध्यान में रखना ये और एक फॉर्मूला है, डेल्टा जी सिस्टम इक्वल्स टू होता है माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल। लेकिन आपको पता है, आप जब मान लो आपको ये इक्वेशन पता नहीं था, तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। देखो ये तो सही है, आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो फॉर्मूला सही है, माइनस एनआरटी इन नेचुरल लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये तो सही है। अच्छा ये भी सही है ना, कैसे, डेल्टा है ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये भी सही है, क्योंकि एल एन के तो के इक्वल टू क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग, मतलब e टू द पावर ये चला जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी, मतलब ये भी तो सही है, ये सही है, ये भी सही है। अभी ये पता नहीं था, लेकिन इसके बाद समझ लो, तो बचा हमारा पास तीसरा। तो ये गलत कहां पे हो गया, ये गलत कहां पे हुआ, तो ये गलत कैसे हुआ, देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट होता है, सही है। और डेल्टा जी इक्वल टू अभी सीखा माइनस आर टी एल एन के, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। तो आप देख रहे हो यहां पे फर्क क्या है, एल एन के इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस अपॉन आर टी है, लेकिन सही होना चाहिए। ओके, तो ये गलत हुआ, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट है आप लोगों का तीसरा, ठीक है। तो जब भी कंफ्यूजन है, कुछ पता नहीं, तो मोर इनकरेक्ट देखो, द एंथैल्पी चेंज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एजेसेल। फॉर्मेशन होता है तो एक मोल कंपाउंड तैयार होता है, और वो एक मोल कंपाउंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होता है जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं वैसे। मतलब AgCl बना है Ag और क्लोरीन से, लेकिन Ag का कौन सा स्टेबल स्टेट है, सॉलिड, पता है ना आपको, सिल्वर सॉलिड। तो आपको सिल्वर सॉलिड कहां पे दिखा है, तो तीनों केस में दिख रहा है। अभी क्लोरीन भी उसके एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, तो Cl2 कहां पे दिखा, बस। तो ये वाला तो बहुत आसान था, सेकंड इज द आंसर। ओके, तो यहां पे Ag सॉलिड में और क्लोरीन मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में स्टेबल है, और AgCl सॉलिड है क्योंकि आयनिक कैरेक्टर अच्छा खासा है उसमें, इसलिए वो सॉलिड भी है ना। चलो आगे बढ़ते, विच इज नॉट द करेक्ट नोटेशन ऑफ द गिवन रिएक्शन, कौन सा इनकरेक्ट नोटेशन है। जैसे इसमें देखो, अभी हमने कुछ फेजेस तो नहीं लिए, इसमें कुछ फेजेस तो नहीं लिए हमने, लेकिन सब तरफ मैंने देखो गैस वगैरह सॉलिड सब निकाल दिया, तो आप इसको उसकी तरफ ना देखे तो अच्छा इस क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट पूछा है, इसका मतलब अभी देखो, क्या C+O2 यानी कार्बन का कंबशन क्या CO2 बना, तो क्या ये सही है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दिया है, मतलब सही है, और 1 मोल है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है क्या, है, क्यों, क्योंकि CO2 बना है उसके एलिमेंटल स्टेट वाले एलिमेंट से, मतलब ओरिजिनल है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट से। C+12O2 गिव CO, ये भी सही है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO ही तो है ना, एलिमेंटल स्टेट से, कार्बन और O2 तो हाफ है, चलो ठीक है चलता है। लेकिन CO+12O2 ये कंपाउंड से नहीं बन सकता, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, तो वो ये सही है, ऊपर वाला सही था, ये नहीं, CO से नहीं, कार्बन एलिमेंट से तैयार होना जरूरी है, और 1 मोल होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा ये, आप लोगों को। अच्छा, करेक्ट नोटेशन पूछा है क्या, ओ करेक्ट नोटेशन पूछा है आप लोगों को, आई एम सॉरी, यहां पे भी एक स्टेट देना चाहिए था। ओके, यहां पे देखो, ओके करेक्ट पूछा है, मतलब हम यहां पे पहले इसमें सही जा रहे थे। अच्छा, दूसरे में क्या है, दूसरे में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, ये तो सही है। अच्छा, इसमें स्टेट नहीं गिवन था आप लोगों को, प्लीज गिव मी सम टाइम, इसमें आपको स्टेट नहीं दिया था। अच्छा, H2O लिक्विड, हाँ ठीक है, हम कंसिडर करते हैं उसको, H2 गैस प्लस हाफ O2, इससे H2 बन रहा है, ये भी फॉर्मेशन ऑफ H2O हो जाएगा। पहला तो सही है, इसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको तो अच्छा देखो, एक बार एक करते हैं हम, ये तो गलत है भाई, मान लो ये इनकरेक्ट है, इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन में करेक्शन है, इसमें इनकरेक्ट पूछा है,
मान लो ये सब में ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी के तीनों तो सही। अच्छा, नॉट, ओ आई एम सॉरी, नॉट द करेक्ट पूछा है, तो सही जा रहे थे हम। हाँ, नॉट द करेक्ट मतलब थर्ड आंसर है। यस, आई एम सॉरी। देखो, आपके जैसा कंफ्यूजन हमें भी होता है। चलो, अगला हमारा सवाल है, गिवन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड CO और रिएक्शन गिवन है, और पूछा है कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ CO। बहुत सारे बच्चे ना, सब किया बच्चों ने सही, लेकिन वो ये भूल गए कि भाई 1 मोल के लिए निकालना है, 1 मोल के लिए। तो यहां पे सिंपल सी बात थी, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है। देखो, इसमें अभी आपको पहले इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है, तो आपको डेटा गिवन है फॉर्मेशन का, तो इस रिएक्शन के लिए आपके पास रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन की एंथैल्पी के लिए आपके पास रिएक्शन दिया है, तो बस आपको फॉर्मेशन का डेटा देखना है। तो फॉर्मेशन होता है तब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेते हैं। तो फॉर्मेशन Al2O3, तो Al2O3 का कितना दिया है, -399 गिवन है, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो 3 मोल CuO है, तो ये आएगा 3 इंटू -37.6। तो 37.6 इंटू 3 करेंगे तो 18, ये आएगा 1। ओके, 3 7 21 और ये 22, तो 2 बाकी हैं, 3 3 9 एंड 11, तो आपका ये अराउंड आ जाएगा 112, यानी -399 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 112.8, तो ये अराउंड कितना आ रहा है, सो -399, तो अगर करेंगे मान लो 400 से कम हो जाएगा 300, है ना, मतलब 200, तो अराउंड ये आ जाएगा 290 के अराउंड, या 286, है ना। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है 286 वाला, सही है। अभी लेकिन आप लोगों को ना ये जो आया ना वो 3 मोल CO के लिए आया ना, तो लेकिन आपको एंथैल्पी चेंज कितने के लिए पूछा, 1 इज रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम, 1 मोल के लिए पूछा है, तो 3 मोल के लिए -286.3, तो 1 मोल के लिए कितना है ना, 3 मोल CO को रिड्यूस करने के लिए लग रहा है -286, है ना। तो 1 मोल के लिए कितना, यानी आप लोगों को इसको डिवाइड करना है -286/3, सो अराउंड देखो 3 9 27, सो सेकंड इज द आंसर। गॉट इट, माइनस आएगा ना, प्लस नहीं, माइनस। आगे बढ़ते, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U व्हेन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू। सिंपल सी बात है, हेप्टेन लिक्विड गिवन है, तो आपको हेप्टेन C7H16 होता है, उसका आपको कंबशन करना है, तो कंबशन रिएक्शन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर उसके नेचुरल जो उसका स्टेट है उसमें लेना चाहिए लिक्विड फॉर्म में, और ये भी लिक्विड है, तो लिक्विड में तो डेल्टा Ng कंसिडर नहीं होता। अच्छा, फॉर्मूला है हमारा डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng/RT, तो यहाँ पे डेल्टा H डिफरेंस पूछा है डेल्टा H और U के बीच में, मतलब डेल्टा H माइनस डेल्टा U पूछा है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा Ng/RT। तो डेल्टा Ng कैलकुलेट करो और आंसर लो। तो डेल्टा Ng इसका कितना है, तो पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे, ये 7 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे 16 है, मतलब ये 8 करना पड़ेगा। आपको याद है कंबशन रिएक्शन में ये ट्रेंड रखो हमेशा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पहले कार्बन उसके बाद हाइड्रोजन लास्ट में ऑक्सीजन। रेडॉक्स के थोड़ा उल्टा लेना पड़ता है, हम रेडॉक्स में आखिर में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं ना, हम यहाँ पे पहले हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे, लास्ट में ऑक्सीजन को। तो आपके ऑक्सीजन देखो कितने, 7 to 14, 14 प्लस 8 दैट इज 22, और यहाँ पे तो आपके पास ये 11 आ जाएगा। तो इसका डेल्टा Ng कितना है, प्रोडक्ट डेल्टा Ng आएगा इसका 7 minus 11, that is what, -4, तो -4 into RT, that is the first answer। ओके, चलो आगे बढ़ते। Lattice energy of NaCl is 7.88 and enthalpy of hydration, लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन गिवन है, हेंस हीट ऑफ सॉल्यूशन, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है लैटिस एंथैल्पी, ये एनसीईआरटी का ही फॉर्मूला है, प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब रिलीज होती है और लैटिस मतलब तोड़ने के लिए लगती है, तो यानी वो आपको दी है 788 और ये प्लस -784, यानी ये आ जाएगा +4, दैट इज द फर्स्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H2SO4 इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। देखो 1 मोल H2SO4 है और वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ है, मतलब उसमें जो प्रेजेंट 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो एक H+ के लिए -13.7, तो 2 H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए 13.7 इंटू दैट इज 27.4, और रिलीज होती है एनर्जी माइनस। वेरी इजी,
अगला वाला सवाल, ये सवाल हमने थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन होने के कारण इसको हमने बोनस घोषित कर दिया है, मुबारक हो। इसमें थोड़ा करेक्शन है इसलिए हमने इसको बोनस कर दिया है। अगला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में आपको पता है ओपन क्लोज, ओपन का मतलब जिसमें एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर होता है, और क्लोज मतलब जिसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता लेकिन एनर्जी का, डायथर्मिक वॉल होते हैं ना। तो देखो कौन सा आंसर है, एक्सचेंज ऑफ हीट बट नॉट द मैटर विद द सराउंडिंग। बहुत आसानी है यहाँ पे, इसका सेकंड आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, गॉट इट। चलो कहां तक आए हम, देखो 76 तक हो गए हमारे, हम पहुंच चुके हैं 77 में। गुड, चलो बढ़िया। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वहीं पे आप उसको थोड़ा 2x में करो, 3x में करके आगे चले जाओ। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस, वर्क डन मैक्सिमम किसमें है? तो आपको पता है जब भी रिएक्शन गिवन होते तो हम क्या करते थे, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ डेल्टा वी वगैरह कुछ होता नहीं, तो हम इसको P इंटू डेल्टा वी की जगह पे माइनस एन आर डेल्टा टी या डेल्टा एन जी आर टी लिखा करते थे। रिएक्शन के लिए माइनस डेल्टा एन जी आर टी, तो जितना डेल्टा एन जी निगेटिव में, मतलब वो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होकर वर्क डन आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, तो देखो डेल्टा एन जी निकालना है बस, तो ये तो सॉलिड है, इसका नहीं लेंगे। 1 माइनस 1 मतलब डेल्टा एन जी इसका 0 है। दूसरे में जाएंगे, ये सॉलिड है इसका तो नहीं लेंगे, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, यानी इसका डेल्टा आ जाएगा 2 माइनस 0 दैट इज 2, है ना। तो ये आप लोगों को क्या मिल जाएगा, है ना, तो ये मिल जाएगा माइनस 2 RT। दूसरे केस में आपको वर्क डन मिलेगा माइनस 2 इंटू RT। आगे बढ़ते, 3Fe ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बचा गैस, तो इधर भी 4 इधर भी 4, तो इसका भी डेल्टा एन जी 0 है। ओके, बचा हुआ चौथा, इसमें सब, अच्छा ये लिक्विड तो इसको छोड़ दो, बस 3 माइनस डेल्टा एन जी लेंगे 5 प्लस 1 दैट इज 6, दैट इज व्हाट माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस 3 ये प्लस 3 हो जाएगा, सो 3 RT दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। गॉट इट, तो इसका आंसर आप लोगों का 4th है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 moles of an ideal gas at 1 bar and 298 Kelvin is expanded into vacuum to double the volume. The work is done. तो वैक्यूम है, तो आपको समझ में आ गया 4th आंसर, वेरी इजी। अगला वाला सवाल, 1 mole of helium gas behaving ideally is subjected to a cyclic process। इस क्वेश्चन में तो बच्चों को कुछ दिक्कत नहीं आई है क्योंकि आपका फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट हो जाता है, बस आपको सारे वर्क डन ऐड करने हैं। सो यू हैव द आंसर व्हाट, दैट इज, यहाँ पे सेकंड आंसर आपका आ जाता है। आप इसको सॉल्व कर दो। फिजिक्स वाला भी, केमिस्ट्री में तो ये ज्यादा पूछते नहीं है, मतलब थोड़ा, मतलब केमिस्ट्री में ज्यादा पूछते नहीं है सवाल, ये तो फिजिक्स से रिलेटेड ज्यादा है, या कॉन्सेप्ट तो है मतलब दोनों भी जगह पे, लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादातर ये वाले सवाल आपको नहीं आते, वो फिजिक्स में देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी किसी को। अच्छा, 80 नंबर का सवाल है, ऑफ द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस हाईएस्ट एंथैल्पी लोएस्ट एंथैल्पी। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन शायद ऐसे बनाया गया है कि एंथैल्पी हीट कंटेंट, तो हीट कंटेंट किसका ज्यादा है, तो गैसेस सिस्टम का है, मोशन ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो गैस की ज्यादा हीट होती है, ज्यादा हीट कंटेंट होता है, यानी इसका हाईएस्ट एंथैल्पी आएगी आपकी किसकी, थी। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल है, और लोएस्ट किसकी, सॉलिड की, वेरी इजी। आगे बढ़ते, अ सिस्टम एब्सॉर्ब्स 154 जूल ऑफ हीट एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो सिंपल सी बात है, आपके पास सिस्टम एब्सॉर्ब कर रही है, मतलब Q आप लोगों का पॉजिटिव है, Q है आपका प्लस 154, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, डेल्टा U दैट इज आपका 225 है, तो यहाँ पे डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो वर्क डन पूछा है आप लोगों को, सो डेल्टा U कितना है इसका। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को डिक्रीज हुआ है पूछा है, तो माइनस में लेना पड़ेगा, यानी इसका मतलब है कि ये -225, ये Q इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू W। तो इसको ऐड करोगे तो 4 5 9, 5 और 2 7 और 1 3, तो ये आ जाएगा -379। सो वर्क इज डन, माइनस में है तो वन बाय द सिस्टम, दैट इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलो कहां तक पहुंचे हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 81 तक। गॉट इट। अगले सवाल के ऊपर जाते, शायद इसके आगे वाला थोड़ा इजीनेस था पेपर में, देखते आगे। Which reaction with the following values of delta H and delta S at 400 Kelvin is spontaneous and endothermic। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H पॉजिटिव है, तो बचा ये तो कैंसिल हो गया, और स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा S आपका पॉजिटिव होना जरूरी है ना। तो आप यहाँ पे थोड़ी, अगर डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट या डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H
माइनस टी इंटू डेल्टा एस का इस्तेमाल करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। शायद इसका आंसर कितना दिया है, देखो इसका आंसर उन्होंने दिया है सेकंड, देखो प्लस तो होना चाहिए, ये भी प्लस में होना चाहिए, ठीक है, मतलब यही इसका आंसर। वैसे भी आपको पता है कि एट एनी टेम्परेचर डेल्टा एच और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो एट एनी टेम्परेचर व्हाट, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, सो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आगे बढ़ते 83 वाला सवाल, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, एंट्रोपी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन, सही है। रैंडमनेस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सही बात है। कैसे? एंट्रोपी बढ़ रही है, और एंट्रोपी का ही मतलब क्या होता है बेटा, रैंडमनेस होता है, मतलब दोनों भी चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती है, यानी फर्स्ट इज द आंसर। आगे बढ़ते, अगले वाला सवाल है हमारे पास, फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 0। तो ध्यान में रखना, इक्विलिब्रियम के लिए स्टैंडर्ड नहीं, नॉन स्टैंडर्ड 0 होता है, स्टैंडर्ड कभी 0, डेल्टा जी नॉट इज नॉट 0। तो बहुत बच्चों ने इस एक वर्ड की वजह से इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा देखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिब्स, तो वही वाले में नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो इसका आंसर कौन सा आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 4। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सवाल है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 देन डेल्टा एस विल बी। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, एडियाबैटिक वॉल्स है, सब चीजें सही है, लेकिन क्या डेल्टा एस 0 होगा क्या, रैंडमनेस 0 होगा? नहीं, सिस्टम मिक्स ही होता है ना, सिस्टम है उसमें रैंडमनेस पॉसिबल है ना, तो डेल्टा यू भला ही उसका 0 हो, एंट्रोपी उसमें क्या होती है आइसोलेटेड सिस्टम में, वो निगेटिव में नहीं होती है ना, और 0 में भी नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान में रखना। सो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि डेल्टा यू 0, तो डेल्टा यू 0 कब होगा, जब टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। बट आप वर्क भी तो कर सकते हो ना उसके ऊपर, वर्क करके भी आप एंट्रोपी है ना कम तो नहीं होगी, सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कुछ चेंज करोगे तो एंट्रोपी कम नहीं बढ़ेगी उसके अंदर, ठीक है, ओके। चलो, टेम्परेचर का चेंज नहीं, उसके अंदर बीच में जाके उसको चेंज करना है, मतलब होता है ना, वर्क करो, स्टरर रखो, स्टरर से उसको घुमाओ वगैरह, है ना, एंट्रोपी बढ़ेगी उसकी, ओके। चलो आगे बढ़ते, सेक्शन बी में पहुंच चुके हैं, लास्ट वाले 15 सवाल। गिवन N2, ये देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से बनाया हुआ सवाल था। गिवन N2 + 3H2 gives 2NH3, डेल्टा H रिएक्शन यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -2 गिवन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी इसका मतलब अमोनिया फॉर्मेशन यानी 1 मोल अमोनिया, 1 मोल अमोनिया, और आपको दिया है 2 मोल अमोनिया के लिए एंथैल्पी, तो 1 मोल के लिए इसके डिवाइड बाय 2 करेंगे, यू विल गेट द आंसर माइनस, दैट इज -46.2। आगे बढ़ते हैं, ये भी एनसीईआरटी से बनाया गया था सवाल, मतलब मैंने बनाया। हाफ N2 + O2 gives 2NO, देखो इस रिएक्शन को सवाल मैंने बस बना दिया है, इसमें बाकी कुछ नहीं है, ये ऐसे ऑप्शन बना दिए गए कि N2 + O2 gives NO, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। NO + हाफ O2 gives NO2, ये माइनस में मतलब एक्सोथर्मिक है, तो NO और NO2 में तो ये इंटरमीडिएट है, सिंपल सी बात है, तो इंटरमीडिएट है तो लेस स्टेबल ही होगा NO2 से, सिंपल सी बात है। या डेल्टा H निगेटिव है तो स्टेबल है, NO2 स्टेबल है, ये पॉजिटिव मतलब अनस्टेबल है ना, यार इसका मतलब है कि लेस देन NO2। सो बहुत आसान सा सवाल बनाया था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बॉम्ब कैलोरीमीटर इज करेक्ट, देखो इसमें मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर को थोड़ा थ्योरेटिकली कवर करने की कोशिश की है, और मैंने ज्यादा परेशान नहीं किया था इसमें, क्योंकि सारे स्टेटमेंट मैंने थोड़े सही बना दिए थे। हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड, सही है, डेल्टा बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम मेजर करते हैं, डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं, सही है, डेल्टा यू इक्वल्स टू QV होता है ना, डेल्टा यू इक्वल्स टू QV, ये सही है। नो वर्क इज डन एज द रिएक्शन इज कैरिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन -P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, दैट इज 0 आएगा, है ना। उसके बाद ये भी सही, टेम्परेचर चेंज ऑफ द, देखो ये तो 2 सही तो होगा ही, टेम्परेचर चेंज ऑफ द कैलोरीमीटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हेड रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू QV, टेम्परेचर का चेंज जो है उसको एज अ QV यानी डेल्टा यू हम एज अ कैलकुलेट करते, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा H रिएक्शन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी उस रिएक्शन की या फॉर्मेशन की बोल सकते हो। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U + P * डेल्टा V या डेल्टा NGRT, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू
प्रोडक्ट बॉन्ड्स माइनस रिएक्टेंट बॉन्ड्स नहीं होता, रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स होता है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा आपका? इसका आंसर आपका आ जाएगा 3 नंबर का। तो कहां तक आए हम? देखो क्वेश्चन नंबर हम आए हैं 89 तक। ठीक है, चलो 90 में चले जाते, चलो नजदीक है खत्म होने के लिए। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आप बता सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस है और हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस तो डेल्टा यू क्या होता है? 0। टेम्परेचर का चेंज नहीं, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये 0 है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टी कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी 0, सो क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। सो फर्स्ट इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले सवाल में थोड़ी एक गलती हुई है फिर से। यहाँ पे 91 वाला सवाल मैंने फिर से इसको थोड़ा बोनस कैटेगरी में डाल दिया। इसका रीजन है यहाँ पे ये थोड़ा टाइपोग्राफिकल या टाइपो एरर जिसको हम बोलेंगे, टाइपोग्राफिकल टाइपो एरर है ना। यहाँ पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए था, यहाँ पे पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होना चाहिए था। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बोनस घोषित कर दिया। इसका आंसर एक्चुअली पहला है। ओके, आगे 92, इसको आप कर भी सकते हो। देखो फर्स्ट लॉ आइसोबैरिक है ना प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर आप करते हो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू ही इस्तेमाल करते हो, डेल्टा यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। और एट आइसोबैरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो क्यू बन जाएगा क्यूपी और डब्ल्यू आप लोगों का माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सही ना वर्क डन का फॉर्मूला? तो उस हिसाब से ये सही जा रहा है ना। तो पहला तो ठीक है, बोनस तो चला गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अ गैस परफॉर्म्स 0.32 किलो जूल, बस वैसा ही सवाल है। अ गैस परफॉर्म, मैंने डेल्टा यू के ऊपर 3 से 4 बहुत मतलब 5 फर्स्ट लॉ के ऊपर बहुत क्वेश्चन डाले, क्योंकि इस टॉपिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सवाल है कि इसमें सिंपल सी बात है, इसमें अ गैस परफॉर्म्स 0.32 किलो जूल वर्क ऑन सराउंडिंग, यानी आप लोगों का जो है वर्क हो जो निगेटिव में, दैट इज माइनस 0.32 किलो जूल। किलो जूल मतलब 10⁻³ जूल। ये हमेशा मत भूलो, थर्मोडायनेमिक्स में किलो जूल गिवन होता है ये जब भी, तो उसको जूल में कर लो। एंड एब्जॉर्ब्स 120 जूल ऑफ हीट। एब्जॉर्ब क्या मतलब क्यू पॉजिटिव, इसका 120 है फ्रॉम द सराउंडिंग, हेंस चेंज इन इंटर। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू फिर से क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज 120 माइनस ये आ जाएगा आपका कितना, 320 आ जाएगा। तो ये 200 आ जाएगा आपका आंसर, माइनस 200। ठीक है, आगे if carbon plus O2 gives CO2 delta H equals to minus X and CO plus half O2 gives CO2 gives delta H माइनस, इसका जो डेल्टा H वो माइनस Y है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, तो CO की फॉर्मेशन एंथैल्पी करनी है तो आपको इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO निकालना है मतलब क्या, तो आपको निकालना है, देखो हमेशा कार्बन लिखो प्लस हाफ O2 आएगा क्योंकि CO बनाना है। तो आप यहां से देख सकते हो, मुझे जिस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है उसको मैंने लिख लिया। अभी CO आपका रिएक्टेंट के साइड में है, तो हमको ये सेकंड वाला रिएक्शन इन्वर्स करना पड़ेगा। तो माइनस Y की जगह पे बन जाएगा प्लस Y, और बाद में रिएक्शन को ऐड करो। कार्बन तो हमें रिएक्टेंट के साइड में ही चाहिए और है वो, तो रिएक्शन को ये रिवर्स करके आप ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस रिएक्शन। तो y माइनस वाई की जगह पे बन जाएगा y और ये तो माइनस एक्स ही होगा। सो दैट इज द सेकंड आंसर। आगे बढ़ते फॉर द रिएक्शन, ये भी फिर से वही टाइप का सवाल है। डेल्टा H निकालना है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। बस यहां से आप लोगों को सवाल करना था, है ना। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 94 वाला सवाल है ना। देखो क्या आ रहा है, सही दिया है क्या इसमें? हाँ, डेल्टा एनजी निकालना है ना। डेल्टा एनजी 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस 4RT। मुझे ऐसे लगा फर्स्ट गिवन है, नहीं ठीक है, थर्ड इज गिवन। चलो आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट, देखो ये भी एनसीईआरटी वाला सवाल है। Which of the following compound is not present in its standard state at 25 and 1 atmosphere? स्टैंडर्ड स्टेट मध्ये कोणते नाही,
कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड आयोनिक कंपाउंड है, इथेनॉल लिक्विड है उसके स्टेट में, आपको पता है CO2 गैस होता है, लेकिन वाटर उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होता है लिक्विड, सो नॉट पूछा है, मतलब थर्ड इज द आंसर। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेल्टा H नॉट। डेल्टा H नॉट का मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब किसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब वो जो रिएक्शन है वो फॉर्मेशन का नहीं है, ऐसा सवाल है। वो जो रिएक्शन है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, फिर से वही ये, अच्छा हैज बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी हैज बोल रहे हैं, मतलब है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो H2 गैस प्लस हाफ O2 की H2 लिक्विड, तो सही है पहला आंसर यहाँ पे, क्योंकि ओजोन तो बनता है ना भाई, आप वहां से लेते हो उसको, O2 से बनता है सीधे तो नहीं। तो N2 प्लस O3 गैस गिव्स N2O3 गैस, ठीक है। उसके बाद एक मूल से बनना चाहिए, हाँ ठीक है। उसके बाद 2CO, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं, CO से नहीं बनना चाहिए, कंपाउंड या मॉलिक्यूल से नहीं बनना चाहिए, मतलब इसका आंसर तो पहला ही आएगा, वेरी इजी। आगे बढ़ते, 96 हो चुके हैं। अगला वाला है देखो, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद सल्फर टू फॉर्म CS2। तो ये बहुत आसान सवाल था। आपको पूछा कितनी हीट इवॉल्व होगी अगर 6 ग्राम मैंने कार्बन कंबाइन किया सल्फर के साथ, भी गिवन है। तो जब आप 1 मोल कार्बन ले रहे हो, मतलब 12 ग्राम कार्बन, तो कितनी हीट इवॉल्व है, -92। तो 6 ग्राम की वक्त कितनी, आधी हो जाएगी, -46। गॉट इट। यहां पे मैंने साइन जरूरी था मेरे ख्याल से, बट ठीक है, यहां पे शायद एक ही -92 CS2 बन रहा है, हाँ ठीक है, थोड़ा माइनस साइन होना चाहिए, बट ठीक है, यहां पे आपके पास ये वाला ऑप्शन है। आगे माइनस होना चाहिए था। व्हाट इज द स्टैंडर्ड NN बॉन्ड एंथैल्पी फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बॉन्ड एंथैल्पी वाला सवाल है, इसको कैसे करते हो, आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है इस रिएक्शन का, उसका डेल्टा HH बॉन्ड का दिया है, HH बॉन्ड तोड़ने की एंथैल्पी दी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने की एंथैल्पी दी है। आपको क्या करना, आपको रिएक्शन की एंथैल्पी, जब बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा होता है तो आप क्या करते हो, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो सारे बॉन्ड पकड़ लो, तो यहां पे देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो गिवन है आपके पास -83, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट में किसका है, देखो N2 का है, तो हमें वही तो निकालना है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NN बॉन्ड निकालना है हमें, एक्चुअली N ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था, ठीक है, NN प्लस बॉन्ड एंथैल्पी आपके पास H2 की, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड 1 मोल में 1 है, तो 3 में 3 है, तो मुझे 3 इंटू हाइड्रोजन की करनी पड़ेगी 435 माइनस NH बॉन्ड, देखो एक NH3 में 3 NH बॉन्ड है, तो मेरे पास 2 मोल है, तो टोटल कितने हो गए, 3 बॉन्ड 1 में, तो 2 में 6 हो गए, सो 6 इंटू इसका दिया है 389। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, सो यू हैव द आंसर that is 98, that is third is the answer here. Okay, you can calculate here. Thermodynamics deals with, पता है माइक्रोस्कोपिक के बारे में तो पढ़ता नहीं, बल्क मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यहीं पे समझ में आ रहा है आपको बस। ओके, दिस इज द मैक्रोस्कोपिक, राइट। आगे बढ़ते हैं, पाथ के बारे में नहीं पढ़ता ना, स्टेट फंक्शन के बारे में ज्यादा, रेट नहीं पढ़ता, वो तो केमिकल काइनेटिक्स में आता है ना, सिंपल सी बात है। और लास्ट सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर किया है, इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा, तो ड्राइविंग रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब वो जो कहीं से भी वापस आ सकता है, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंजेस होते हैं। द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय लार्ज अमाउंट, नहीं बाय स्मॉल अमाउंट। सो यही आप लोगों का इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आज का पेपर आप फिर से एनालाइज करो। मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए, अभी और भी इसके ऊपर सवाल आएंगे, उसमें बाकी के भी एस्पेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे अलग तरीके से, जो आपको परेशान भी कर सकते हैं या सीधे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, डू यूर बेस्ट। अभी तकलीफ हुई तो चलती है, पेपर में नहीं होनी चाहिए, आखिर के मेन पेपर में, तो उससे पहले हम आपको बहुत तकलीफ देंगे, लेकिन वो आपके फायदे के लिए ही होगा। तो करते हैं बेस्ट और जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे, इस बार की नीट को फोड़ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन में, तब तक सब लोगों को गुड बाय।